मसीही का तमाम ये कम्बोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेकर के, और उन खबरों का किस तरीके से आप पर असर होगा इसका विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ऑन द शो के जरिए आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या कुछ बताने और दिखाने वाले हैं आपको। तो ऑन द शो पर नजर डालते हैं और महत्वपूर्ण सवाल के साथ ही कार्यक्रम का आगाज करेंगे कि क्या भर पाएगा गेहूं का भंडार, क्यों हम कह रहे हैं, और क्या यहां पर लगातार अपडेट्स आ रही है वो आप मनी 9 पे देख ही रहे हैं। तो आज भी विस्तारपूर्वक इस पर बातचीत करेंगे। बुरे फंसे कारोबारी, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में होगी चर्चा। टल गया एक और बड़ा सुधार, वो कौन सा सुधार है जिसकी उम्मीद की जा रही थी और फिलहाल वो टलता दिखाई दे रहा है, डिटेल में बातचीत होगी। क्या पेटीएम पर भारी पड़ा चीन से रिश्ता, और इस बात को लेकर के पेटीएम से जिस दिन से खबर आई है मनी सेंट्रल में लगातार बहुत डिटेल में चर्चा हम कर रहे हैं। और चीन से क्या रिश्ता, अगर आप पुराना लगातार रेगुलर देख रहे हैं तो आपको हमने अंशुमान सर ने पहले ही इस बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत करके बताया था कि आखिर में क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्यों ऐसा कुछ चीज़ें वहाँ पर आरबीआई की तरफ से सख्ती की गई है। आज भी कुछ अपडेट है, बताएंगे आपको। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर होगी सख्ती, और साथ में स्पाइस जेट गहरी मुसीबत में है। एविएशन सेक्टर में लगातार बहुत सारी हलचलें देखने को मिल रही हैं और ये पूरा सेक्टर परेशानी में है। नई अपडेट स्पाइस जेट पर क्या है वो आपको बताएंगे। इधर सरकार ने अपने अनाज के भंडार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों से किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए कहा है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जल्द ही खरीद का लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। राज्यों की तैयारी शुरू करने और अगले महीने एमएसपी पर खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है। सर, क्या इस साल ये इस खरीद से लक्ष्य पूरा हो पाएगा? विपुल जी, लगातार 2 साल से सरकार किसानों से पर्याप्त गेहूं खरीदने में असफल रही है, जबकि समर्थन मूल्य तो हर साल बढ़ता है और इस साल भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई थी। अब यहाँ फिर वो जद्दोजहद शुरू हो रही जो पिछले साल हमने देखी थी, किसानों को इस बात के लिए आकर्षित करना, बुलाना कि वो सरकार को अनाज बेचें, गेहूँ बेचें, जबकि बाजार में कीमतें बेहतर हैं और आने वाले समय में मजबूत ही रहने वाली हैं। तो ये एक जद्दोजहद है जो सरकार की तरफ से शुरू हो रही है। सरकार के अनाज भंडार में कितना गेहूँ आएगा, इससे तय होगा कि बाजार में गेहूँ की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या बनने वाली है और बाजार में कीमतों का क्या होगा। दूसरी चीज़ है कि अभी रबी के अंतिम उत्पादन का आकलन भी आना है, शायद उसका भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि रबी की हार्वेस्टिंग या गेहूं का बाजार में आने से पहले सरकार की तरफ से इस बात का अनुमान भी बताया जाना है कि इस बार गेहूं का उत्पादन कुल कितना होने वाला है। तो खाद्य अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 15 दिन 20 दिन बेहद अहम है, और यहाँ से लेकर चुनावों के करीब के बीच तक सरकार कितना गेहूं खरीद पाएगी इस पर निर्भर करेगा कि बाजार में गेहूं की कीमतें क्या होंगी। दूसरी बात यह कि चुनाव से पहले सरकार किसानों तक जल्दी पहुंचना चाहती है ताकि उनके गेहूं की खरीद भी की जा सके, तो इसलिए भी खरीद की तैयारी में तेजी की जा रही है। जी। रबी मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के दौरान देश में सरसों का उत्पादन 119 लाख टन होने का अनुमान है। इस साल देश में 93 लाख हेक्टेयर में सरसों की खेती हुई है और मौसम अनुकूल होने की वजह से उपज बेहतर होने की संभावना है। उपज को लेकर सरकार का अनुमान जल्द जारी होगा, लेकिन इंडस्ट्री इस साल 119 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगा रही है। सर, इससे क्या खाने का तेल सस्ता होगा कि नहीं होगा? ये महत्वपूर्ण अनुमान है, हमें सरकार के आकलन का इंतजार रहेगा, लेकिन यदि सरसों के उत्पादन का आंकड़ा ये सही होता है तो शायद खाद्य तेल की कीमतों पर थोड़ा सा हमें आने वाले समय में दबाव दिखेगा, लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार इसे किस तरह से रिएक्ट करता है। खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और तेजी हमने लगातार लंबे समय से देखी है, तो रबी का उस पर रबी की फसल का एक असर उस पर ज़रूर दिखाई देता है। तो ये दूसरा आंकड़ा है, यानी गेहूँ और खाद्य तेल, इन दोनों पर अगले 15-20 दिनों में जो सरकार की तरफ से आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि बाजार किस दिशा में जाएगा। जी। इधर जून 2024 तक एल नीनो के खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आगामी मानसून सीजन में अच्छी बारिश का अनुमान है। पिछले हफ्ते दुनिया की 2 प्रमुख मौसम एजेंसियों ने कहा था कि एल नीनो कमज़ोर हो रहा है और अगस्त तक एल नीनो की स्थिति बन सकती है, और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जून अगस्त तक अगर लालीना की स्थिति बनती है तो पिछले साल की तुलना में मानसून की बारिश में सुधार देखने को
मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। इधर इजराइल हमास युद्ध की वजह से लाल सागर में बढ़े तनाव ने भारतीय कॉर्पोरेट्स के लिए विदेशों से सामान मंगाने और भेजने की लागत को बढ़ा दिया है। माल ढुलाई का किराया बढ़ने के साथ साथ समय भी ज़्यादा लग रहा है। नवंबर से अब तक शंघाई चेन्नई रूट का किराया 144% बढ़ चुका है। इसी तरह से भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट की लागत में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। सर, भारत के पास कोई प्लान बी है, कोई वैकल्पिक रणनीति है या नहीं है? तात्कालिक तौर पर सरकार की कोशिशें बहुत सारी थी, पर समुद्री रास्ते का इतनी जल्दी कोई बड़ा विकल्प मिलना मुश्किल है। इसलिए जितने भी निर्यातक आयातक हैं जिनसे पिछले हफ्ते में हमारी बात हो रही थी, उन्होंने अपने ग्राहकों को, अपने सप्लायरों को अब बढ़ी हुई लागत के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और दूसरा ये कि 15 से 20 दिन और 30 दिन तक की देरी आर्डर्स की डिलीवरी में, इसके लिए भी अपने सप्लायरों से और ग्राहकों से बात करनी शुरू करती है, दोनों तरफ से, जो भारत से सामान जाता है और जो भारत में सामान आता है। किराए 30 से 50% तक बढ़ चुके हैं, जिसका असर हमें आने वाले समय में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के तौर पर दिखाई देगा। ज्यादा बड़ी चुनौती निर्यातकों की है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, उनकी फ्रेट की लागत बढ़ रही है। फिलहाल कोई वैकल्पिक रास्ते इतनी जल्दी बनते नहीं दिखाई दे रहे, कोशिशें जरूर चल रही हैं, पर समुद्री रास्ते से जो ट्रेड है, जो कारोबार है, वही सबसे सुगम कारोबार है। और इधर रेड सी में परिस्थितियां सुधरती या बदलती नहीं दिख रही हैं। तो अभी फिलहाल स्थितियाँ बदलती दिखाई नहीं दे रही हैं। बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों का रुझान म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट स्कीम की ओर बढ़ा है। सुंदरम, बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, मेरा एसेट, बंधन समेत 5 फंड हाउसेज ने पिछले 1 महीने में मल्टी एसेट फंड लॉन्च किए हैं। मल्टी एसेट स्कीम के तहत बाजार में मौजूदा विभिन्न एसेट क्लास में निवेश किया जाता है, जिसमें कि इक्विटी, डेट और कमोडिटी शामिल होते हैं। सर, अभी ये जो बदलता रुख है, ये क्या दिखा रहा है? निवेशकों के लिए शुरुआत, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, तो यही वो फंड है जहां से आपको शुरुआत करना चाहिए। मल्टी एसेट फंड से, जिनको हम हाइब्रिड फंड कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर माने जाते हैं। बाजार में फंड मैनेजर से किस तरह से देख रहे हैं, हम इसे आपको बारे में बताते हैं, और आपको कैसे देखना चाहिए ये भी आपके लिए जरूरी है। फंड मैनेजर मल्टी एसेट फंड्स की तरफ आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इक्विटी सेगमेंट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और इस समय जो भी निवेशक या जो भी फंड मैनेजर आपका पैसा लेकर बाजार में जाएगा, वो एक तो हाई वैल्यूएशन पर खरीद रहा होगा और तत्काल अच्छे रिटर्न नहीं होंगे। इसलिए एक ऐसे एक मिक्स विकल्पों का एक स्वरूप बनाने की कोशिश मल्टी एसेट फंड में की जाती है, जहां आपको जोखिम और रिटर्न का लाभ मिल सके। मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं? मल्टी एसेट फंड में इक्विटी भी होती है, मल्टी एसेट फंड में डेट भी होता है, यानी जो डेट सिक्योरिटीज हैं, डेट, वो भी होती है। इसके साथ उसमें गोल्ड भी होता है, उसमें सिल्वर भी होता है, उसमें थोड़ा बहुत अगर रियल एस्टेट रीट्स हैं तो वो भी होती हैं। तो यानी आपके पास एक किस्म की भोजन की 5-6 चीज़ों की थाली होती है, जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होगा, थोड़ा फाइबर होगा, थोड़ा प्रोटीन होगा और थोड़े ग्रेन्स होंगे। आपके निवेश का पूरी प्रक्रिया या पूरे सारे पोषक तत्व उसमें शामिल होंगे। और मल्टी एसेट फंड धीमे धीमे लोकप्रिय हो रहे हैं। निवेशकों को अगर अपने निवेश की म्यूचुअल फंड में शुरुआत करनी चाहिए है, तो बजाय डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में जाने के बेहतर है कि वो मल्टी एसेट फंड्स में ही जाएं। जी, तो यानी आपको जो है, अगर एक अच्छी स्वस्थ थाली खानी है तो मल्टी एसेट फंड में जो है आप निवेश कर सकते हैं। और कौन से फंड हो सकते हैं वो, उसके लिए आप ANPS, म्यूचुअल फंड सेंट्रल जैसे तमाम कार्यक्रम हमारे मनी9 के ऐप पर उपलब्ध हैं। इस बीच सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय की योजना को छोड़ दिया है। सरकार ने 2019 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों के विलय का प्रस्ताव किया था। अब वित्तीय सेवा विभाग ने वित्त पर संसद की स्थायी समिति को बताया है कि सरकार ने PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के विलय का विचार छोड़ दिया है। सरकार की नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर के एक बड़ी कंपनी बनाने की योजना थी। सर, ये विलय टल क्यों गया? 2018 से इसकी बात चल रही, और अगर आप, चूंकि मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल और वो भी आने वाले समय में चर्चा में आएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां सरकार बीते 10 साल में कुछ बड़ा नहीं कर सकी। भारत की चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, जिनके बारे में रिजर्व बैंक और IRDA सरकार को लगातार बता रहा है कि इन कंपनियों की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है, इनके जो इंसॉल्वेंसी मार्जिन हैं वो सब ऑप्टिमल लेवल या जो आदर्श स्थिति है उससे नीचे हैं। 2018 के बजट में ये घोषणा भी की गई थी कि भारत की सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, या प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर, जिसमें ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंश्योरेंस है, इन्हें मिलाकर एक सामूहिक कंपनी बनाई जाएगी। पर
सरकार इस सुधार को आगे नहीं ले जा पाई और 10 साल पूरे निकल गए, हम नए चुनाव की तरफ जा रहे हैं। सर, लेकिन इसके टलने का असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है? अभी हाल में आरबीआई की फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 3 इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में टिप्पणियां की गई और इसमें बताया गया कि इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब या तो इन्हें सरकार को नई इक्विटी देनी पड़ेगी या फिर इन्हें और लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए इनकी और ज़्यादा बीमारी झेलनी पड़ेगी। अब चूंकि ये प्रस्ताव तो जुलाई अगस्त तक चला गया और इसके बाद इनके विलय की संभावना बनती दिखाई देगी, इसलिए अभी फिलहाल तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा सुधार लंबे समय से जो पेंडिंग था वो अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जनरल इंश्योरेंस का पूरा क्षेत्र भारत में तेज़ी से इसको बढ़ावा दिया जाना और इसकी ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संबंधी संकटों के बाद भारत में बड़ी आबादी है जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जनरल इंश्योरेंस की आवश्यकता है। जी चलिए, हालांकि वक्त तो हो चुका है सबसे बड़ी खबर का, लेकिन बड़ी खबर पे जाने से पहले एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि मनी 9 लेकर के आ रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। जी हाँ, 14 फरवरी को तमाम इंडस्ट्री से जुड़े तमाम दिग्गज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, पहले एक प्रोमो के जरिए समझते हैं। सबको आर्थिक सुरक्षा की आशा, अच्छे जीवन की अभिलाषा कैसे होगी पूरी? क्या हुआ, क्या है जरूरी? पैसे की दुनिया के दिग्गज बताएंगे राह। देश के वित्तीय महारथियों का महाकुंभ, टीवी 9 नेटवर्क के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। सवाल आपके, मंच हमारा। मुंबई में 14 फरवरी को। तैयार हैं आप? तो इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम जो है आपको इस मंच पर मिलेंगे और बहुत सारे दर्शक हमारे हेलो मनी 9 में ये पूछ रहे थे एड्रेस भेज दीजिए सर। तो मनी 9 की जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए पहले। और क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं अंशुमान सर से समझते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? विपुल, सबसे पहले तो जवाब उन लोगों का जो बहुत सारे लोग इस समिट में आना चाहते हैं, मनी 9 की वेबसाइट पर जाइए और उस पर लॉगिन करिए और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। हमारी तरफ से आपसे संपर्क किया जाएगा और हम आपका स्वागत करेंगे मुंबई के सहारा स्टार में दोपहर 11:30 बजे के बाद। ये मनी 9 का दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम समिट है। आमतौर पर वित्तीय समिट या वित्तीय सम्मेलन तो बहुत से होते हैं, पर हम मनी 9 में जिन विषयों को लेकर जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे जुड़े हुए, करीब से जुड़े हुए विषय हैं। और इसमें देश के सभी प्रमुख लोग, सभी प्रमुख म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज, रेगुलेटर्स और मंत्री मौजूद होंगे, जिनसे हम वो सवाल पूछेंगे जो सवाल आप पूछना चाहते हैं। तो ये सवाल आपके होंगे, मंच हमारा होगा और हम इनसे पूछकर आपको उन सवालों के जवाब देंगे कि भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, 500 रुपए की सिप कब तक आएगी, क्या 500 रुपए की सिप कंपनियां दे पाएंगी, और इस तरीके के और असंख्य सवाल। म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बेहद दिलचस्प चर्चाएं चलने वाली हैं। पूरे दिन लाइव ब्रॉडकास्ट होगा मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर और मनी 9 के सुपर ऐप पर। तो तैयार हो जाइए, या तो आप रजिस्ट्रेशन करिए या हमसे पूरे दिन लाइव जुड़िए इस विशेष फाइनेंशियल फ्रीडम समिट पर। चलिए, तो निवेश, बचत, खपत से जुड़े हुए तमाम जो सवाल हैं उन सबके उत्तर आपको जो है वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को मिलेंगे। और दिन भर मनी 9 के साथ आप बने रहें यूट्यूब पर, ऐप पर। और जो लोग मुंबई के हैं या फिर मुंबई के नज़दीक रह रहे हैं और पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और चुनिंदा जो हमारे दर्शक हैं उनको हम वहां पर वेलकम करेंगे उनका। तो आप सभी का इंतजार रहेगा और मनी 9 के साथ बने रहिए। चलिए, अब रुख कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर का। फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अब पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को लेकर के भी जांच चल रही है। रविवार को रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार पेटीएम पेमेंट सर्विस में चीन से हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जांच कर रही है। हालांकि पेटीएम ने पेमेंट सर्विस इकाई में चीन से किसी बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नकारा है। उधर चर्चा ये भी है कि कंपनी के निदेशक विजय शेखर शर्मा ने कंपनी के बोर्ड से बाहर होने का ऑफर दिया है। हालांकि कंपनी के लिए एक राहत की खबर ये भी है कि उसे मर्चेंट्स का समर्थन अभी भी मिल रहा है। सर, सबसे पहले चीन का जिक्र आपने किया था मनी सेंट्रल के अंदर, और अब इस तरह की बातें आ रही हैं कि वाकई में इस दायरे में जाँच चल रही है। कैसे देख रहे हैं इसे आप?
पेटीएम की जो सबसे बड़ी दरार है, जो शुरुआत से 2018 से हम इसे लगातार फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जब से पेटीएम पर रिजर्व बैंक की जांच शुरू हुई 2018 में, फिर उसका 2022 में, 2023 में जुर्माना लगाया गया। उसमें 2-3 जो बड़े मुद्दे निकल कर आ रहे थे, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पेटीएम की चीन के साथ, चीन की कंपनियों के साथ रिश्तेदारी थी। ये निवेश हुआ, सरकार की रोशनी आंख के सामने हुआ, इसके अप्रूवल हुए, उसमें से कुछ चीन के निवेशक बाद में बेचकर निकल भी गए, लेकिन ये सबसे कमजोर और सबसे रहस्यमय नस थी, जो अंततः ऐसा लगता है पेटीएम की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। अभी ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है या जानकारी नहीं, रेगुलेटर्स ने इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन ये वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी जांच हो रही, हमने आपको सबसे पहले बताया था, और अब केंद्र सरकार की तरफ से भी इसकी जांच की जा रही कि चीन की कंपनियों के रिश्ते क्या हैं। चीन की कंपनियों के रिश्ते होने में पर संदेह इसलिए है क्योंकि पेटीएम के केवाईसी सिस्टम में तमाम खामियां पाई गई हैं, सूचनाओं में तमाम खामियां पाई गई हैं। वो डेटा भारत में था या डेटा भारत से बाहर था, क्या चीन के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, ये पता चलना अभी बाकी है। लेकिन पेटीएम की समस्याओं की जड़ में ये एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। धीमे धीमे अब बात उसी तरफ बढ़ रही है और पड़ताल शुरू हो गई है। सर, पेटीएम के भविष्य को लेकर क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी स्थितियां यथास्थिति है। मर्चेंट्स भी, हालांकि जैसा विपुल ने बताया कि कई सारे कारोबारी अभी भी पेटीएम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पेटीएम जितना बड़ा नेटवर्क भारत में मर्चेंट्स के साथ अभी किसी का नहीं है, और कई सारी सुविधाएं जो पेटीएम ऐप में मिलती थी, जो दूसरे किसी पेमेंट ऐप में नहीं मिलती, क्योंकि आपको पेमेंट बैंक की भी सुविधा मिलती थी और बाकी सुविधाएं मिलती थी, अभी वो परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन अगले एक हफ्ते के भीतर शायद भारत के रेगुलेटर्स की तरफ से इस मामले में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट बैंक बिकेगा, उसे कौन चलाएगा, और इतना बड़ा जो ग्राहक बेस है उसे कैसे संभाला जाएगा। इन सवालों के जवाब अभी रेगुलेटर्स ने नहीं दिए हैं, लेकिन कंपनी पर दबाव और कंपनी की मुसीबतें और उलझनें तो बढ़ रही हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखता है। मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो बातें शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सोमवार के दिन भी करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है शेयर में। चलिए, इस बीच देश में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के लिए सरकार की तरफ से इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेशन संस्था स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया गया था, उसे अब वापस ले लिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के लिए अब सरकार खुद दिशा निर्देश जारी करेगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इसके लिए जल्द ही फ्रेमवर्क जारी करने की योजना बना सकता है। सर, सरकार ने ऐसा क्यों किया? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अब आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती होने वाली। सख्ती का एक दौर हमने पिछले साल देखा था, जब कंपनियों के ऊपर छापे भी पड़े थे, जांच भी हुई थी, पड़ताल भी हुई थी। सरकार ने पहले ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को इस बात की छूट दी थी कि वो शायद अपनी व्यवस्था ठीक कर सकें, लेकिन अब क्या हुआ है, जो जांच और पड़ताल हुई है ईडी की और बाकी एजेंसियों की, उससे ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मामले में काफ़ी बड़े नियमों का उल्लंघन मिला है, जिसमें अधिकांश ऑनलाइन कंपनियां विदेश में टैक्स हेवन से काम कर रही हैं, जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए अब सेल्फ रेगुलेशन के बजाय इन पर सख्ती करने की तैयारी हो रही है, और इसलिए शायद सरकार अब खुद सीधे नियम बनाएगी। तो इसलिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर क्रैकडाउन होने का एक नया दौर शुरू हो सकता है। और इसके चलते जितने गेमिंग स्टॉक जब पहली सख्ती हुई थी सर, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। डेल्टा कॉर्प जैसे शेयरों में पिछले 6 महीने में करीब 25-26% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इस बीच स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर के बताया कि स्मार्टफोन उपकरणों की सप्लाई करने वाले चीनी सप्लायर्स भारत में अपनी इकाई स्थापित करने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए सख्त नियम लागू किए हुए हैं। Xiaomi ने भारत सरकार से स्मार्टफोन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी मांग की हुई है। सर, ये क्या पीएलआई स्कीम को एक तरीके से झटका मान सकते हैं? ये महत्वपूर्ण झटका है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में पीएलआई स्कीम के बाद, जब किसी बड़ी कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट भारत में बेच रही है और भारत सरकार उसे अपना पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का सिस्टम है, उसे भारत लाने के लिए बुला रही है, और कंपनी भारत में आने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति बहुत जगह हो रही है, और यह संकेत इस बात का है कि भारत में कंपनियां असेंबल तो करना चाहती हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती हैं। Xiaomi और चीन की कंपनियां, जिन्हें भारत का बड़ा बाजार मिला, इस समय भारत में के टेलीफोन बाजार में, स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों का दबदबा है, उनका सिक्का है वो कंपनियां भी भारत में असेंबली करना चाहती हैं। वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, वहां से पुर्जे कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे और भारत में उसे असेंबल करेंगी, अपनी इकाइयां नहीं लगाएंगी। जबकि पीएलआई जिस मकसद से लाई गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें बजट से पैसा दिया गया था और ये कहा गया था कि जो कंपनी भारत में उत्पादन करेगी उसे सरकार प्रोत्साहन देगी, वो कहीं लड़खड़ाता दिख रहा है। और अब जो नई समीक्षाएं निकल रही हैं, आ रही हैं, उनमें भी ये पता चल रहा है कि पीएलआई के लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखे। हमने विस्तार से पीएलआई के ऊपर इकोनॉमिका में चर्चा की थी, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं। पीएलआई पे क्या हो रहा है आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये एक
उद्योग में या एक कंपोनेंट या एक प्रोडक्ट के मामले में हुआ तो फिर बाकी कंपनियां भी शायद इस तरीके की मांग करेंगी कि उन्हें केवल असेंबल करने की छूट दी जाए, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां वो भारत नहीं लाना चाहती। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद Xiaomi क्यों कर रहा है? अब ये दूसरी बात है कि चूंकि भारत में कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहे हैं और अब Xiaomi की तरफ से एक नई बात रखी गई है, क्योंकि कंपनी भारत के बाजार में बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो वो चाहती है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा मिल सके। आपको याद होगा कि बजट से पहले सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी कमी भी की थी कुछ कंपोनेंट्स को लेकर इस बार के बजट से पहले, और भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये बात लंबे समय से मांग कर रही है कि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं, उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में नहीं जा पाते हैं। तो दो बातें कही चीन की कंपनी ने, काफ़ी दो टूक और खरा स्टेटमेंट है। एक, उसके मैन्युफैक्चरर्स भारत नहीं आना चाहते, और दूसरा है कि जो कंपोनेंट भारत में ला रही है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाना चाहिए, उन्हें उसे सस्ता किया जाना चाहिए। सरकार चुनाव की तरफ जा रही है, इतनी जल्दी इसमें फैसले तात्कालिक तौर पर नहीं होंगे, लेकिन पीएलआई स्कीम में सरकार के जाते जाते या सरकार के चुनाव की तरफ जाते जाते पीएलआई स्कीम को ये जो चुनौती सामने आकर खड़ी हुई है इसे सरकार को दूर करना होगा, क्योंकि अगर कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं आएंगी तो फिर पूरी स्कीम का मकसद ही कहीं ना कहीं पटरी से उतरेगा। इधर कैश संकट से जूझ रही बजट एयरलाइन स्पाइसजेट बड़े स्तर पर अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक लागत कम करने के लिए कंपनी करीब 15% कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। कंपनी में फिलहाल करीब 9,000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी करीब 1,400 कर्मचारियों की छटनी होने की आशंका है। सर, किस तरीके से किस तरफ जा रही है स्पाइसजेट की स्थिति? स्पाइसजेट के पर वित्तीय दबाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, ऑलमोस्ट 15 से 16% वर्कफोर्स है, 1400 के आसपास एम्प्लॉइज हैं, और कंपनी करीब $12 मिलियन सालाना की बचत करना चाहती है। वित्तीय स्थिति खराब है, बाजार में एयरलाइंस पिछड़ भी रही है और प्रतिस्पर्धा में पीछे भी जा रही है। स्पाइसजेट के लिए में ये बड़ी कोशिश, और हमेशा एविएशन कंपनियां जब मुश्किल की तरफ फंसती हैं तो उसका पहला संकेत होता है कि कर्मचारियों की संख्या में वो छटनी करती हैं, जिसके संकेत हमें स्पाइसजेट से मिल रहे हैं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं फटाफट झटपट में। भारतीय जीवन बीमा निगम को 25,464 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड मिलने का अनुमान है। कंपनी को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में उसको ये रिफंड मिलेगा। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि पिछले महीने आयकर विभाग के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि आईटीएटी ने 25,464.46 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए सूचना जारी की थी। रिफंड से चौथी तिमाही में एलआईसी का शुद्ध लाभ जो है वो बढ़ने की संभावना है। दक्षिण कोरिया की कंपनी हुंडई मोटर्स अपनी भारतीय यूनिट के लिए आईपीओ लाने की तैयारियों में जुट गई है। कंपनी इसके लिए सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी को एडवाइजर उसने नियुक्त किया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई मोटर अपने इस आईपीओ के जरिए कम से कम $3 अरब जुटाने की योजना बना रही है। पिछले साल हुंडई मोटर की वैश्विक बिक्री में भारत की हिस्सेदारी 13% थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईएस ने रिटायर कर्मचारियों के लिए नई योजना पेश की है। इस योजना में उन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा जो वेतन सीमा अधिक होने की वजह से ईएसआई योजना से नहीं जुड़ से बाहर हो गए थे। इस प्रस्ताव को हाल ही में हुई ईएसआईसी की बैठक में मंजूरी दी गई है। इस योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2012 के बाद कम से कम 5 वर्षों तक ईएसआईएस योजना में रोजगार में थे और 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद 30,000 रुपये प्रति माह तक वेतन के साथ रिटायर हुए थे। सर, ये कुछ और खबर थी आपकी टिप्पणी? एलआईसी वाली खबर काफ़ी दिलचस्प है। भारत की प्रमुख बीमा कंपनी को पिछले 6-7 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक जंग लड़नी पड़ी, और ये जंग अपीली इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में चलती रही और उसका फैसला आया, जिससे 25,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड के तौर पर एलआईसी को वापस करेगा। और राशि आपको मालूम है किसके लिए है? एलआईसी ने अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर थे उन्हें पिछले 7 साल के दौरान जो इंटरिम बोनस दिया था उस पर इनकम टैक्स का असेसमेंट हुआ था और इनकम टैक्स की वसूली की थी। एलआईसी के लिए अच्छी खबरों का एक और नया तोहफा ये आया है, क्योंकि एलआईसी के स्टॉक में हमने चेंज भी देखा है, कंपनी के नतीजे भी अच्छे आए और ये 25,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस आएंगे। हालांकि 25,000 करोड़ रुपए सरकार के रेवेन्यू में, सरकार के खाते में घटते हुए दिखाई देंगे, पर यह मामला दिलचस्प है। एलआईसी के लिए 25,000 करोड़ का रिफंड आना, और जिसका असर हमें आने वाले समय में कंपनी के स्टॉक्स की सेंटीमेंट पर भी दिखेगा। बिल्कुल, और वो निवेशक जिन्होंने धैर्य बनाया हुआ था आईपीओ में लेकर के रोज सवाल पूछे थे, उनके लिए भी एक तरीके से अच्छे दिन लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का सीजन 2 लेकर के हम आ रहे हैं 14 फरवरी को दिन भर। क्या कुछ रहने वाला है खास, पहले प्रोमो के जरिए देखिए। सबको आर्थिक सुरक्षा की आशा, अच्छे जीवन की अभिलाषा कैसे होगी पूरी?
क्या हुआ, क्या है जरूरी। पैसे की दुनिया के दिग्गज बताएंगे राह। देश के वित्तीय महारथियों का महाकुंभ। टीवी 9 नेटवर्क के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का दूसरा संस्करण। सवाल आपके, मंच हमारा। मुंबई में 14 फरवरी को। तैयार हैं आप? तो आपकी जेब से जुड़े हुए तमाम सवाल जो है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो इस मंच से पूछे जाएंगे। तो 14 फरवरी को लगातार मनी9 के ऐप, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, सबके साथ लगातार जुड़े रहिए। और अगर आप भी मुंबई के आसपास हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो हमारे मनी9 की वेबसाइट पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करें और उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको हम वहाँ पर आपका इंतजार भी करेंगे। तो फिलहाल सर, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए और हमारा जो फाइनेंशियल समिट हो रहा है उससे जुड़ी हुई और ज़्यादा क्या कुछ अपडेट्स हैं वो हमारे आप तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स पर जाकर के देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये संबोधित